वालेकुम। आज 30 जून है और 30 जून को आलमी सतह के ऊपर पार्लिमान का दिन मनाया जाता है और आज के दिन के हवाले से सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और दीगर जो हमारे कायदीन हैं उनकी तरफ से इस दिन के हवाले की निस्बत से जो है वो तनहती पैगाम, खैर सिगाली के पैगाम और जो अफादियत है पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत की, उसके बारे में जो है वो बयानात सामने आ रहे हैं। और हमें आज थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा कि पाकिस्तान का जो पार्लिमानी तर्ज हुकूमत है ये लोगों की कुल असास, या यूँ कहें कि ये पाकिस्तान के अवाम की तर्जमानी का मज़हर भी है और उनकी जो विल होती है उसका भी एक मज़हर है। ये कितना कारगर तरीके के साथ निज़ाम चल रहा है और इस निज़ाम में खलल कौन डालने की कोशिश कर रहा है। क्या हमारी सियासी जमातें इस निज़ाम के ऊपर बिलीव भी उसी तरह से करती हैं या महज अपनी फतह या अपनी शिकस्त को जो है वो जहन में रखते हुए पार्लिमानी जो निज़ाम हुकूमत है उसकी तारीफ़ भी कर देती हैं और उसके ऊपर तनकीद भी करती हैं, या यूँ कहें कि हमारी सियासी जमातें क्या इस निज़ाम को मौसर अंदाज में अडॉप्ट भी किया है उन्होंने, और क्या वो इसके ऊपर काम भी कर रही हैं, इसके ऊपर बिलीव भी करती हैं कि नहीं करती। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा जो सूरत हाल है वो है कि जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला था उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़ाइफ भी है, परेशान भी है और इल्ज़ामात की सियासत भी कर रही है। उमर अयूब साहब जो अपोजिशन लीडर हैं वो कहते हैं कि मखसूस नशिस्तें हमसे ले ली गई। ये ले ली गई क्या होता है, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। बड़ा एक ये टेक्निकल एक मसला था और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का बहरहाल इसके ऊपर एक हुक्म है और इसी सिलसिले में कल एक इलेक्शन कमीशन का इजलास मतवक्के है, जिसके बाद जो पुराना नोटिफिकेशन है वो वापस लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा और ये क्या जो है वो सूरत गरी होगी, ये कल के इजलास में हमें पता चलेगा। वज़ीर आज़म साहब जनाब शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात भी हुई है चौधरी निसार साहब के साथ। इस मुलाकात की गर्ज़ो गायत क्या थी, इस मुलाकात के बाद जो लोग मुख्तलिफ अंदाज में अपनी अपनी बातें, अपने अपने तज्ज़िये पेश कर रहे हैं, उनमें क्या हकीकत है, इस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशें और सैलाब से जहाँ बहक अफराद की तादाद 20 हो चुकी है और सानेहा जो है सवात वाला, उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बल्कि आप यूँ कहें कि वो जो तौजीहात पेश कर रहे हैं वो कितनी इंसानी अगर पैमाने के ऊपर उसको देखें वो मुनासिब हैं और कितनी वो मुनासिब नहीं है। क्या जो गवर्नमेंट है केपी की उसको इस सारी सूरत हाल से बेल आउट किया जा सकता है या उसको बेकसूर करार दिया जा सकता है, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जो हैं सलमान अकरम राजा साहब वो गुफ्तगू कर रहे हैं और फिर जो बैरिस्टर सैफ साहब हैं वो जिस तरह कह रहे हैं कि जी कि एक हेलीकॉप्टर था वो मौसम की ख़राबी के बायस जो है वो अगर वहाँ पे भेजा जाता तो उसको भी हादसा पेश आ सकता था, जबकि हकीकतें कुछ और हैं। 1122 की जो फुटेज है मौके के ऊपर पहुँचने वाली वो भी उसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुकी है, तो इस पर भी हम जायज़ा लेंगे इसका। और बाकी जो है वो पंजाब असम्बली में 4 जो आप यूँ कह लें कि स्टैंडिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई है। ये सिलसिला कहाँ पे जाके रुकेगा और आज एक जो है एक आज़ाद उम्मीदवार साहिवाल से उस्मान साहब रुकन कौमी असम्बली हैं, उम्मीदवार मैं गलत बोल गया, वो कौमी असम्बली के रुकन हैं, आज़ाद हैसियत से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, वो आज मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए हैं। वज़ीर आज़म साहब के साथ उनकी मुलाकात थी। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी जो है वो मुख्तलिफ लोग उसको ज्वाइन कर रहे हैं, खुसूसन आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले। तो सियासत में एक हलचल सी हमें महसूस हो रही है। ये हलचल आगे चल के क्या शक्ल इख्तियार करेगी, क्या रुख इख्तियार करेगी, इस पर भी गुफ्तगू होगी। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सईद चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया सईद चौधरी साहब, और खालिद क़य्यूम साहब तशरीफ़ रखते हैं, सर आपका भी शुक्रिया, और अहमद वड़ाई साहब भी तशरीफ़ रखते हैं, सर आपका भी शुक्रिया। सईद चौधरी साहब, ये जो पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत है और जो ख़वातीन की नुमाइंदगी है इसमें, उसका वो वज़ीर आज़म साहब कहते हैं, सदर ममलिकत भी, कि ये ज़ामन है निज़ाम, क्योंकि जो सोसाइटी के पिसे हुए तबके हैं उनको नुमाइंदगी जिस तरह अक़लियतों को दी जाती है, टेक्नोक्रेट्स को भी दी जाती है, ख़वातीन को दी जाती है, तो पार्लिमानी जो तर्ज़ हुकूमत है और इसमें हमारी मौजूदा
जो पार्लिमान में मौजूद सियासी जो कुव्वतें हैं, क्या वो इसके ऊपर बिलीव भी करती हैं, आपको लगता है, या बात कुछ और है? ये देखें, ये जो अवाम ने एक मैंडेट दिया है मुख्तलिफ सियासी जमातों को, यानी जो बैठे हुए हैं वहाँ पे, वो जो अवाम सोच रहे हैं, जो उन्होंने अपने नुमाइंदे के तौर पे उनको पार्लियामेंट के अंदर भेजा हुआ है। बिल्कुल। और किसी जमात की कितनी सीटें हैं, किसी की कितनी सीटें हैं, अब हुक्मरान इत्तेहाद जो है इनकी 2/3 जो है वो होगी है अक्सरियत, ऑलमोस्ट बल्कि ज़्यादा 10, यानी 225 चाहिए होंगे, ये 235 हो जाएंगे। और एक साहब जो भी आपने कहा, उस्मान साहब जो हैं, मैंने वो भी शामिल हो गया, वो एक और इजाफा हो जाएगा उसमें। अब देखिए, और ये भी देखिएगा, ये भी सोचिए कि आने वाले दिनों में इजाफा हो सकता है। खैर वो अगला टॉपिक है हमारा, उस पर भी बात करेंगे। और दूसरी बात ये है कि ये देखना होता है कि आइन और कानून जो है जो तश्कील पाते हैं वहाँ, आइन में तरामीम जो होती हैं और जो अवाम की बहबूद के लिए मफाद आमा में जो कवानीन बनते हैं, क्या पार्लियामेंट जो है वो उसमें कामयाब है? देखने वाली बात ये है। ठीक। ये जो मौजूदा माजी में कुछ चीज़ें ऐसी होती रही हैं, मनमानियाँ भी होती रही हैं। एक दौर में 2018 के बाद वो मनमानियाँ करते रहे हैं, अपोजिशन की वो अहमियत ही नहीं थी, या वो अगर थी भी तो कहीं और से फैसले फूसले, वो खुद कहते हैं जनाब कहीं और से चीज़ लिखी लिखाई आ जाती थी, उसके मुताबिक हम कर देते थे। बजट पास करवाने के लिए जनाब वहाँ से मदद लेना पड़ती थी। अब जो मुझे सूरत हाल नज़र आ रही है, ये पार्लिमानी तर्ज हुकूमत की रूह के ऐन मुताबिक मुझे लग रहा है इस वक्त जो हमारी हुकूमत है ये चल रही है। और जो मैंडेट है, अवामी मैंडेट, उसके मुताबिक जो तरमीम यहाँ खामी नज़र आती है, यहाँ कोई निज़ाम में, इस तर्ज हुकूमत के निज़ाम में यहाँ कोई रुकावट नज़र आती है, उस रुकावट को दूर करने के लिए तो पार्लियामेंट बैठी हुई है ना, कानून साजी के लिए या आइन में तरमीम करने के लिए। सही। अगर उसके मुताबिक हो रहा है तो मेरा ख्याल है कि इसके इनके जो 100 में से 100 नहीं तो 98 नंबर ज़रूर है मौजूदा पार्लियामेंट के। ठीक। और जो वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत ने जो फरमाया है, इसकी इफादियत बयान की है। और फिर जो हमारा तर्ज हुकूमत है, इसमें जो अक़लियत का लफ्ज़ नहीं, गैर मुस्लिम, वो भी आप कह सकते हैं उनको कि जनाब वो लोग हैं जो डायरेक्ट इलेक्शन जीत के। अच्छा, वैसे भाई साहब मुझे वैसे ही याद आ गया कि काजी फायज़ ईसा साहब के बाद से ये वाला दौर भी चला कि पाकिस्तान की पार्लिमान का जो एक, मैं सादा अल्फाज में कहूँ तो, जो राइट, उसका जो एक मकाम है, या उसका जो हक़ हाकमियत का जो एक कह लें कि जो उसका इख्तियार है, उस हक़ को हमारी अदालतों ने भी तस्लीम किया। इवन 26वीं आईनी तरमीम, और उससे पहले वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, और फिर जिस तरह करके अब निगरानी है पार्लिमान की, मतलब अपॉइंटमेंट्स में भी आला अदलिया में, तो ये भी मेरा ख्याल है कि पार्लिमान तजर्बों से सीखा ना हमने। क्या कहते हैं आप इसमें? ये देखें, अगर इसमें हम जाएं तो अगला सेगमेंट मेरे ख्याल आपने रखा हुआ है पीटीआई की मखसूस नशिस्तों वाला जमात, जी हाँ, उसमें भी इसको जेर बहस लाया जा सकता है। लेकिन ये है कि ये देखें, जो है अदलिया जो है उसने जो हल्फ उठा रखा है अरकान अदलिया ने, जज साहबान ने, वो आइन और कानून की पासदारी का हल्फ उठा रखा है। ठीक है। उन्होंने आइन क्या है? आइन वो है जो पार्लियामेंट ने मंजूर किया है। बिल्कुल सही है। और कानून क्या है? जो पार्लियामेंट ने मंजूर किया है। जो आपकी ख्वाहिशात में जो आइन जो है वो पल रहा है या कानून पल रहा है, वो आइन नहीं है। अगर आप फायदे के लिए, अगर आप उस आइन को फॉलो करेंगे जो ख्वाहिशात के अंदर आपके पल रहा है, खुद साख्ता, तो फिर आप जो है अपने हल्फ की जो है वो खिलाफ वर्जी करेंगे। सही। कुछ ऐसी चीज़ें हुई अदलिया के अंदर बदकिस्मती से कि जिसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट लाना पड़ा। फिर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट को जो है वो फुल कोर्ट बैठी उसके ऊपर, और फुल कोर्ट ने फिर उसको जनाब वैलिडेट किया, जायज़ करार दिया और कहा कि जनाब ये अदलिया में कोई मुदाखलत नहीं है। और फिर 26वीं आईनी तरमीम जो है, उसके बाद जो मामलात सुधरे हैं, सीधे हुए हैं, और जो पार्लियामेंट का इख्तियार है कानून साजी और आइन साजी का, उसको माना गया, तस्लीम किया गया। ये एक खुश आइन चीज़ है जो नज़र आ रही है। अब जो फैसले आ रहे हैं वो वाला जो आइन है उसकी पासदारी की जा रही है, जो पार्लियामेंट ने मंजूर किया हुआ है, जिन फील्ड है, जो राइज है। सही। अच्छा, जहनों में पड़ने वाला जो ख्वाहिशों वाला। अच्छा जी, चोई साहब, बात ये है कि कहना और तर्ज अमल या आपका अमल जो है वो आपकी एक्चुअली
वो बताता है कि आप सोचते जो हैं, जो कहते हैं, वो आप उसके ऊपर यकीन भी रखते हैं कि नहीं रखते। अब ज़ुबानी कलामी आप जो कुछ मर्जी कहते रहें, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगर देखें मामला, जब वो 2008 वाली जब उसकी हुकूमत थी तो उसने किस तरह पार्लियामेंट को इम्पावर किया। 18वीं तरमीम के लिए नवाज शरीफ साहब से लेके जरदारी साहब तक सब ने काम किया। और फिर उसके बाद जो पार्लियामेंट की जो के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर की प्रेजेंस हाज़िरी थी, वो भी पता चलता था कि वो पार्लियामेंट को कितनी फोकियत देते हैं। फिर हमने तहरीक इंसाफ का भी दौर देखा। फिर जब तहरीक इंसाफ के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जब करारदाद वो इदम एतमाद वाली मंजूर हुई, उसके बाद जिस तरह उन्होंने पार्लियामेंट से, और उससे पहले भी 2014 के धरनों में भी जब उनको हुकूमत गिराने में नाकामी हुई तो उन्होंने असम्बली से इस्तीफे दे दिए। फिर उन्होंने बाद में जब पंजाब की, केपी की और गिलगित की सारी असम्बलियाँ भी उन्होंने तोड़ दी। तो ये यानी इसका मतलब हम ले सकते हैं कि जो पार्लिमानी तर्ज हुकूमत है उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ज़रा यकीन कम है। देखिए, पीटीआई का जो हम देख रहे हैं कि पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत पर जो है वो हमेशा आदम इत्माद रहा है, और उसके मद्दे मुकाबल पीपल्स पार्टी और नून लीग दो ऐसी बड़ी सियासी जमातें हैं जिन्होंने अपने अदवार में पार्लिमानी निज़ाम को मजबूत किया है। और पार्लिमानी निज़ाम को मजबूत करने पर दोनों जमातों ने इत्तफाक भी किया और अपने अपने अदवार में उस पर अमल दरामद भी किया। और इस पर अमल दरामद का जो वाज़े तौर पर जो आगाज़ था वो उसका ख़ास तौर पर नवाज शरीफ साहब का जो दूसरा दौरे हुकूमत था 97 का, उसमें ही जो है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान एक वाज़े इत्तफाक हुआ। और उसकी बुनियाद पर आपको याद है कि किस तरह जो पार्लिमानी निज़ाम की बहाली के लिए और जो अख्तियारात थे 58(2)B के, वो अख्तियारात जो हैं वो ख़त्म किए गए। और उसके बाद भी जब 2008 में जो आप हवाला दे रहे थे, उसमें भी जब पीपल्स पार्टी और नून लीग को मौका मिला तो आपने देखा कि किस तरह आइन के अंदर 18वीं तरमीम जो है उसको जो है वो मंजूर किया गया। और उसके लिए सदर ने अपने इख्तियारात एक तरह से सरेंडर किए, जो है वो सरेंडर किए। जबकि दूसरी तरफ जो है वो आप खुद ही फरमा रहे हैं कि जो पीटीआई का रवैया इस हवाले से रहा है कि जब भी वो अपोजिशन में रहे हैं, 2 बार 18वीं तरमीम के खिलाफ स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। और अपोजिशन के उनके जो दोनों अदवार थे उनमें जो है वो उन्होंने पार्लियामेंट का बाइकाट किया, पार्लिमानी निज़ाम से जो है वो दूर रहे। और उसके बाद उनका जो दौरे हुकूमत था 4 साल का, उनके दौरे हुकूमत में पार्लिमान को मजबूत करने की आवाज़ें नहीं आती थी, कुछ और आवाज़ें आ रही थी, किसी और निज़ाम को लाने की जो है वो उनके दौर में आवाज़ें जो हैं वो आती रहीं। और अब भी देखिए कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने, जब आपको याद होगा कि 2017 में नवाज शरीफ साहब की वजारत उज़्मा के दौर में 2014 का जब धरना दिया गया, तो उस धरने के मद्दे मुकाबल सामने पार्लियामेंट के अंदर इन दोनों बड़ी जमातों ने और पार्लिमान के अंदर बाकी तमाम सियासी जमातों ने किस तरह डट कर पार्लियामेंट का दफा किया, पार्लिमानी निज़ाम का दफा किया। और फिर बेलाखर जो है उसमें पार्लिमान जो है उसने ही हमेशा जो है वो सर्वाइव किया। सदारती ऑर्डिनेंसेस ज्यादा आते तो रहे। अब भी देखिए कि जब आपको याद होगा कि मसाके जमहूरियत हुआ दोनों जमातों के दरमियान, तो मसाके जमहूरियत की जो बुनियाद थी वो भी पार्लिमानी निज़ाम जो था उसको मजबूत करने की, उसको स्ट्रेंथन करने की जो है वो बुनियाद रखी गई थी। और आपने खुद ही फरमाया कि फिर उसकी बुनियाद पर जो है वो आला अदालतों में जजों की तकर्री जो है उसमें भी पार्लिमान जो है उसका किरदार है, रोल जो है वो रखा गया। और अब देखिए कि तमाम अहम जो फैसले हैं उनमें पार्लिमान का जो है वो रोल
जो है वो ज्यादा नजर आता है। और पार्लिमानी निज़ाम को मजबूत करने का मतलब ये है कि आप पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम जो हैं उनको मजबूत कर रहे हैं बिल्कुल और ठीक है। उनकी जो राय है उसका एहतराम किया जाए। बहरहाल अभी भी बड़ा कुछ करना बाकी है पार्लिमान की बालादस्ती के लिए, और जो ये स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं उनके जरिए पार्लियामेंट को जो है वो ज्यादा मौसर बनाया जा सकता है। लेकिन अहमद वड़ैच साहब, बात ये है कि उधर से तो बात आज भी ये आती है कि हमने बात करनी है किसी और के साथ, और उधर से जवाब आता है और बड़ा खुला डुला आता है, किसी से ढका छुपा नहीं है कि जी के अभी बीबीसी के साथ गुफ्तगू की है, DGISPR की एक इंटरव्यू है, उसमें उन्होंने बड़ा दो टोक कहा है कि जी के सियासी लोग सियासत बात करें, पार्लियामेंट है, कानून है, सारा कुछ है। तो पार्लियामेंट को अगर आप देखें तो बड़े बारीक कार्रवाई जो वो डालते हैं वो पार्लिमानी निज़ाम और इस कहें कि तर्ज हुकूमत को वो एक तरह से मिलाइन करने की कोशिश करते हैं। हर वक्त जो है अवाम के अंदर एक इस तरह का वो बयानिया लेके चल रहे होते हैं कि जी कि ये सब कुछ इनका तो फ़ायदा ही कोई नहीं है, ये तो ठीक ही नहीं है, तो असल में तो पार कहीं और है, वहीं पे होनी चाहिए, वहीं पे बात होनी चाहिए। इसका इम्पैक्ट क्या आएगा पब्लिकली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका इम्पैक्ट तो आया ना कि जो पाकिस्तान की जो पार्लियामानी रवायात थी या जो सियासत थी वो कमज़ोर हुई, उसका एक असर तो आया, बराह रास्त आवाम के ऊपर आया। और आप देखिए कि इन्होंने सपोर्ट कब किया था पार्लियामेंट को, जब ये पहली दफ़ा थोड़ी सी सीटें लेकर 2013 के इलेक्शन में आए। तो 2013 के इलेक्शन जीतने के फौरी बाद अगर ये पहले इन्होंने कहा कि हम पार्लियामेंट को तस्लीम करते हैं, फिर 4 हलकों को बुनियाद बनाकर इस तरह का यानी कि इन्होंने काम किया कि पार्लियामेंट से बाहर सड़कों पर बैठे रहे। उस वक्त के वज़ीर नवाज शरीफ चलकर बनी गाला भी गए, लेकिन पार्लियामानी रवायात को 126 दिन के धरनों में नाच गानों की नज़र ये करते रहे। वो आप सब जानते हैं कि किस तरीके से ये यानी कि उसकी जो रवायात हैं इन्होंने किस तरह वो ख़त्म किया उनको। मैं समझता हूँ कि सर जो पार्लियामेंट है उसके मतलब ये बड़ा क्लियर कट है कि पार्लियामेंट जो है वो एक मदर इंस्टीट्यूशन है तमाम इदारों का। सही। उसके पास ये टाइटल है कि वो सबकी सरबराह है, सबकी बड़ी है। लेकिन उसने भी देखी है कि इस निज़ाम के तहत रहते हुए, इस पार्लियामेंट निज़ाम में रहते हुए, पार्लियामेंट ने अपने एहतसाब का भी जिक्र किया साथ। वही पार्लियामेंट जहाँ पर खड़े होकर आप जो है वो कायद बनाते हैं पार्लियामेंट का, मुल्क का वज़ीर का चुनाव करते हैं आप, फिर उसी पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार है कि आप उसके सामने आपका एहतसाब भी होता है और फिर आपको वहां से घर भी भेजा जा सकता है। यानी कि वो इस तरीके से आपका एहतसाब करती है। ये बराह रास्त ये अवाम का इदारे हैं, अवाम बनाते हैं, अवाम चुनाव करते हैं, वही नुमाइंदे पार्लियामेंट में बैठकर आपको जो है वो कायद बनाते हैं, पार्लियामेंट का भी और पूरे मुल्क का भी बनाते हैं। और एहतसाब हुआ पाकिस्तान की सियासी तारीख में, पार्लियामानी तारीख में पहली मरतबा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए से जो साबका यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, उनको वहाँ से निकाला गया और यहाँ पर डेलीब्रेट किया जाता है। ये पार्लियामेंट की इतनी तौकीर है और इतनी इज्जत है कि यहाँ पर आपको इख्तियारात तकसीम करने पड़ते हैं और जो इख्तियारात आप तकसीम करते हैं वो उससे आपकी कैबिनेट बनती है, सही, उससे आपके स्पीकर बनते हैं, उससे फिर क्या होता है सर, उसी से आप बिल पास करते हैं, उसी पार्लियामेंट के जरिए आपको तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है, उसी पार्लियामेंट के जरिए से आप अपना पूरा निज़ाम ज़िंदगी जो है वो अमूर जो है वो पाकिस्तान के किसी भी मुल्क के आप उसे चलाते हैं। और उसमें डेवलप कंट्रीज जो हैं वहाँ पर भी ये जो है वो राइज है ये निज़ाम। हमारे मुल्क में थोड़ा सा तो पार्लियामेंट और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान में जो बैलेंस ऑफ पावर है जी वो इस दो के दरमियान होता है। इस दो के दरमियान, ठीक है। उसी निज़ाम से दुनिया आगे बढ़ी। हमारे दरमियान सर कमजोरी वहां पैदा हुई जहां पर जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे या कुछ ऐसी जमातें थी, जैसे आज भी एक जमात जो है जो अपोजिशन में बैठी है वो अपोजिशन में भी बैठी है, वो पार्लियामेंट जी वो पार्लियामेंट सेटअप के जरिए उसमें मार्द वजूद में भी आती है और लेकिन उसको निज़ाम को तस्लीम करना भी नहीं चाहती। वो उनके अपने दौर में ये बात सुनाई देती रही कि 10 साल का निज़ाम आएगा, सदारती निज़ाम, और फिर देखते कहाँ हैं, जिस गेट की तरफ या जिन ताकतवर हलकों की तरफ देखना चाहते हैं वो कहते हैं कि हमारा, आप खुद कहते हैं नहीं, आप खुद कहते हैं, आप खुद उन पर तनकीद करते हैं, ये सियासतदान तनकीद करते हैं भाई कि बड़े ताकतवर इदारे इसमें ना आए। जब वो कहते हैं कि हमें ना लेकर आए, आप अपनी जो आपकी जो सियासी कमजोरियां हैं, जो आपके पार्लियामेंट के मसाइल हैं, आप वो पार्लियामेंट फ्लोर के ऊपर खड़े होकर करें। देखिए इतना मुश्किल इलेक्शन होता है, इसमें मतलब इतना पैसा खर्च होता है, आप इलेक्शन जीत कर पार्लियामेंट में अवाम आपको भेजते हैं, आप वहां से निकलकर फिर सड़कों पर जाने की बात करते हैं। तो जो जिस तरीके से निज़ाम को बनाया गया है, जिस तरह लोग आपको पार्लियामेंट में भेजते हैं, इनका यकबंदा के सारे मसाइल जो है उनकी तरफ देखें और प्राइम मिनिस्टर से बात करें, हुकूमती लोगों से बात करें, जो पार्लियामेंट के मसाइल है उनको वहां बैठकर डिस्कस करेंगे तो ये आयन मजबूत होगा। एक खबर जो मैं इब्तदाई में आपके साथ शेयर करना भूल गया था, वो खबर ये है कि पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने आज एक इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़
का यौम तासीस था, वहाँ पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने एक पॉलिसी स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के ऊपर जो पहलगाम वाला वाक़या था उसके बाद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पाकिस्तान के ऊपर जो आबी जारियत मुसलत की जा रही है, ना इसको दुनिया तस्लीम करेगी ना हम करेंगे। तो बेहतर ये है कि जो इंडिया है वो अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर नज़रसानी करे। दूसरी तरफ जो है वो SCO में जो हमारे वज़ीर दिफा हैं वो वहाँ पे थे और उन्होंने कहा कि जी कि वो पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वहाँ पे तस्लीम किया गया और भारत का बयानिया झूठा था, वो नहीं माना गया। एक जो है वो ट्विटर हैंडल है द डेली सी पैक के नाम से, उन्होंने एक ट्वीट किया है ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ और वो प्यूटन जो हैं वो साइन कर रहे हैं जॉइंट डिक्लेरेशन के ऊपर। रशिया हैज ऑफिशियली साइंड द जॉइंट SCO स्टेटमेंट सपोर्टिंग पाकिस्तान पोजीशन ओवर इंडिया। अब इसको कोट करते हुए प्रवीण सानी जो हैं ये बहुत एक नामी ग्रामी और बड़े गैर जानिबदार एक मुबस्सर हैं, दफाई तज्जिया निगार हैं, उन्होंने इसको कोट करके ट्वीट किया है कि दिस इज श्योर सिग्नल ऑफ वेयर रीजनल जियोपॉलिटिक्स इज मूविंग, पाकिस्तान प्रोफाइल इज ऑन द राइज। अच्छा, इस सारी सूरत हाल के ऊपर फिर वो एक हम वैसे आपस में बैठ के बात करते थे जब 10 मई वाला हुआ है, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने फतह दी है, कि अब पाकिस्तान की जो वार स्ट्रेटजी है और जो वारफेयर डॉक्ट्राइन है वो और फिर जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर है ये दुनिया की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाएगा, वार कॉलेजेस में इसके ऊपर जो है वो स्टडीज़ होंगी। तो वो शुरू हो गया काम। इंडोनेशिया की एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर 10 जून को एक सेमिनार हुआ और उसका अनुमान था कि पाकिस्तान की भारत के खिलाफ जो एयर वारफेयर है उसमें जो उसकी बालादस्ती कायम हुई है उसमें इंडोनेशिया को कैसे कौन सी हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए। वहीं पर जो उनके प्रेस फौजी अताशी हैं, शिव कुमार उनका नाम है, इंडियन, उन्होंने वहाँ पे एक तस्लीम किया कि पाकिस्तान ने उनके तैयारे गिराए हैं, लेकिन चूंकि हम एक डिसिप्लिन में थे अपनी सिविल गवर्नमेंट के, हम पर दबाव था कि आपने फौजी ठिकानों को निशाना नहीं बनाया इसलिए ये सारे काम हो गए, जो कि सारा का सारा गलत है। लेकिन अब वहाँ पे भी ये जो कांग्रेस वाले हैं वो इसको लेके उन्होंने ज़रा ठीक ठाक किस्म की बैशिंग शुरू कर दी है, ऑपरेशन सिंदूर को भी लेके कि आप तो हकायक बता नहीं रहे लोगों को। तो इस सारे अमल में ये जो दोनों खबरें हैं कि SCO से लेके आबी जारियत तक और फिर जो आलमी अदालत उसालसी की अदालत है वहाँ पर जो फैसला आया था, किस तरफ जाते हुए मामला आपको नजर आ रहे हैं? ये देखें, पाकिस्तान का वकार जो है इसमें शक कोई नहीं है कि ये बुलंद हुआ है पहले से बहुत बेहतरीन। देखें, ये जो हमारे अरब दोस्त ममालिक हैं, बरादर इस्लामी ममालिक, उनकी हम बात करें, UAE के साथ हमारे वीज़ों का एक प्रॉब्लम चल रहा था, वो 10 मई के बाद वो भी मामला जो है हल हुआ। उन्होंने हमारी कुवैत के साथ 19 साल बाद, और कतर ने हमें मेरे ख्याल पहली मरतबा ये हुआ है कि उन्होंने जो सियाती वीज़े जो हैं उससे इस्तिस्ना दे दिया है अभी एक दिन पहले। और फिर जो शंघाई ताबन तंजीम में हुआ, हमारे वज़ीर दिफा ने और उनसे पहले जो हमारे मुशीर हैं कौमी सलामती के जनरल आसिम मलिक साहब, उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान का केस रखा और KP में और बलूचिस्तान में जो मुदाखलत की बात की, तो उसके बाद जो भारत के वज़ीर दिफा थे उन्होंने जनाब रिक्वेस्ट की उनसे तंजीम से कि ना मुझे इसका जवाब देने के लिए वक्त दिया जाए, मैं तकरीर करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, एक मरतबा ही होता है, पहली मरतबा आप सारी चीज़ें रखते सामने। SOP नहीं था। और पहलगाम जो है उसके हवाले से तो पूरी दुनिया ये तस्लीम कर चुकी हुई है कि उसमें पाकिस्तान के इन्वायरमेंट के हवाले से भारत एक भी सबूत अभी तक नहीं दे सका। और जैसा आपने वो इंडोनेशिया में आपने बात की है, पाकिस्तान का जनाब किताबों में पढ़ाया जाएगा, निसाबों में पढ़ाया जाएगा। अब मैं आपको बताऊं कि एक दिन पहले जो तुर्किया है उसने अपना एयर डिफेंस सिस्टम जो है ना लॉन्च किया है, और उसमें वही स्ट्रेटेजी उन्होंने अडॉप्ट की है जो पाकिस्तान ने इस 96 आवर्स की जंग में अडॉप्ट की थी। यानी कि वो जो आपस में कोऑर्डिनेशन है उस हवाले से, हाँ, 4 लेयर उन्होंने वो सिस्टम जो अपना अभी उन्होंने कहा है। और वो उन्होंने दावा ये किया है कि जो सिस्टम हमने जो लॉन्च किया है ये दुनिया का बेहतरीन दफाई निज़ाम एयर डिफेंस सिस्टम होगा। सही। तो ये पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी थी इस जंग में, उसने पाकिस्तान को ये देखना यार, दूसरी बात ये देखें कि अमेरिका
कि वज़ीर ख़ारजा जो है, एक दौर था 2018 के बाद कि जनाब इंतज़ार किया जाता था जनाब, और वहाँ टाइम लेने के लिए जनाब लाइन लगी होती थी जनाब, 6 दिन बाद देखेंगे, 7 दिन बाद देखेंगे। अब वहाँ के वज़ीर ख़ारजा फ़ोन कर रहे हैं हमें, और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो इस ख्वाहिश का इज़हार करते हैं कि हमारे जो फील्ड मार्शल हैं उनके साथ उनकी मुलाकात हो, जी हाँ, और फिर उसको जो ऑनर डिक्लेयर करते हैं, ऑनर है, और हर जगह उसका जिक्र करते हैं। ये एक मैं खबर दूंगा आपको कि ये जो अभी OIC का इजलास हुआ ना तुर्किया में वज़ीर ख़ारजा का, एक साहब मुझे बता रहे थे, जनाब आपने खबरें तो देखी हैं कि वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक तो वहाँ ये हुआ कि इसराइल और इंडियंस जो थे ना सहाफ़ी, उनका दाखिला बंद था अच्छा, वहाँ पे, और वो इब्तदाई सेशन में जो तकरीर होती हैं वही लेनी होती हैं, बाकी जो इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होती हैं उनमें तो वो बात नहीं देख, लेकिन वहाँ भी उनको नहीं आने दिया। दूसरी बात उनका जो अंदर मामलात हुए हैं वो पाकिस्तान, आप कह सकते हैं इस बात को कि पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा को लीड करने जा रहा है, यानी पाकिस्तान की मुशावरत के बगैर, हत्ता कि उन्होंने ईरान की जो बात की है कि ईरान भी, ज़ाहिर है ईरान भी लीडरशिप एक ख़ास हद तक जो है वो लीडरशिप चाहता है, तो वो दस्तबरदार पाकिस्तान के हक में होते हुए नज़र आ रहे हैं। सही, वहाँ 2 चीज़ें सामने आई हैं उम्मत मुस्लिमा की, यानी पूरी उम्मत मुस्लिमा की लीडरशिप पाकिस्तान के हवाले होती हुई नज़र आ रही है, और अरब ममालिक की जो लीडरशिप है वो एक मरतबा फिर सऊदी अरब जो है। सर जिस तरह मोदी सरकार का एजेंडा था कि उसने कश्मीर को हड़प करना है, उसी तरह उनका एजेंडा था और काफ़ी अरसे से कि उन्होंने सिंध तास माहे को भी ख़त्म करना है। जो आज वज़ीर ख़ारजा ने, नायब वज़ीर आज़म साहब ने जो गुफ्तगू की है और उनको कहा कि अपनी पॉलिसीज़ बदलें वरना ये मामला इस तरह चल नहीं सकते, आपको लगता है? और फिर वो जो वजाहतें इंडियन दे रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट अपनी अपोजिशन का जो दबाव महसूस करते हुए, तो आपको लगता है कि मोदी जो है वो अब इस पोजीशन में है कि वो अपनी उसी आबी जारियत जो पाकिस्तान के साथ रखना चाहता है या पाकिस्तान के साथ एक तनाव वाली कैफियत रखना चाहता है, या फिर इससे भी ज़्यादा कुछ करना चाहता है? अगर तो वो कर पाएगा? देखिए, एक तो सिंध तास माहे के हवाले से आपने देखा कि जो आलमी सालसी अदालत है उसने भी इस पर अपना जो फैसला है वो दे दिया है, और जो फैसला दिया है उसमें पाकिस्तान का जो सिंध तास माहे के हवाले से जो मौक़िफ़ है उसको जो है वो इंडोर्स कर दिया है कि इस माहे को जो है सिंध तास माहा जो है इसको कोई एक फरीक जो है वो मुअत्तल नहीं कर सकता। और तो मेरिट पे हियरिंग आगे होगी, और मैं समझता हूँ कि ये बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की एक और बड़ी जो है वो कामयाबी है, और इसका दबाव जो है वो भारत के अंदर जो अपोजिशन जमातें हैं वो इस हवाले से नरेंद्र मोदी पर दबाव डाल रही हैं और उनको कड़ी तनकीद का निशाना बना रही हैं, और उनसे वजाहत मांगी जा रही है कि आप बताएं कि इस हवाले से बैनुल अक़वामी सतह पर जो है वो आपका जो बयानिया है और आपका जो केस है वो इतना कमज़ोर है कि आपको जो है वो हर सतह पर जो है वो नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। वो तो खुल के कह रहे हैं, और वो तो खुल के कह रहे हैं कि जी कि ये ऑपरेशन सिंदूर जो है वो पॉलिटिकल स्टंट है, कोई फौजी कोई कार्रवाई नहीं थी, और ये सारा कुछ जो इन्होंने किया है, कांग्रेस वाले कह रहे हैं वो बिहार के इलेक्शनों को सामने रखते हुए किया। और देखिए कि इसके साथ दूसरी बड़ी नाकामी जो है वो SCO के प्लेटफॉर्म पर जो भारत को हुई है कि वो अपना जो गलत और झूठ पर मबनी जो बयानिया था उसको झूठ पर खरीदने वाला कोई नहीं जो केस था उसको अपने मौक़िफ़ को जो है वो मनवाने में नाकाम। अच्छा, वक्त थोड़ा रह गया तो मैं चाह रहा था कि हम खैबर पख्तूनख्वा वाली भी गुफ्तगू कर लें। आपसे आगाज़ करते हैं कि ये जो बात कही जा रही है कि जी कोई सुपरमैन होता तो वही आके बचा सकता था उन लोगों को, अदरवाइज इस तरह की जो फ्लडिंग होती है वहाँ पर तो कोई रियासत काम ही नहीं कर सकती। ये तोजी आपके ख्याल में दुरुस्त है सलमान कमरा साहब की? अच्छा, सबसे पहले तो ये बड़ा एक अंदोनाक वाक़या है जो उधर हुआ है, और मेरे घर से ये आधा किलोमीटर दूर है, डस्का शहर में ये वाक़या हुआ है। ये जो 16 एक घर के लोग हुए, एक रोड मेरा पसूर रोड, तो उससे आगे जो कॉलेज रोड है वहाँ के ये लोग थे, एक ही फैमिली के ये लोग हैं। तो सर इसमें जुल्म ये है कि वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है वो बोल कर गया कि मैं तंबू लेकर जाऊँगा, जबकि इनका लीडर कहा करता था कि यूरोप को मैं जानता हूँ, वहाँ पर एक जब जहाज़ गिरा था तो प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन कर दिया था।
यहाँ पर एक ट्रेन का हादसा हुआ तो उन्होंने भी रिजाइन कर दिया। तो सबसे पहले तो ये बड़ा छोटा फेल था, इनको सबसे पहले कबीना समेत ये रिजाइन करते, इनकी नाक के नीचे सब कुछ हुआ है। और या अभी कम से कम माजरत ही करते हैं। सर नहीं, ऊपर से ये देखिए कि जख्मों को कैसे नमक लगा रहे हैं कि सर ये देखिए कि सवात जो है या जो पख्तूनख्वा है ये आज से टूरिस्ट प्लेस नहीं है, ये पाकिस्तान बनने से पहले सारा हिंदुस्तान और सारी दुनिया बाहर से आकर यहाँ पर लोग जाया करते थे। और ये यहाँ पर जो है एक ऐसी चीज नहीं है 112 यानी कि जो वहाँ के इदारे उनको छोड़ दें, ये देखें कि वहाँ पर जो बोट्स होती हैं जो दरियाओं में रखी होती हैं वो नहीं है उनके पास, कोई रस्से नहीं लगे हुए हैं। ड्रोन्स के जरिए से आप जैकेट्स बेच सकते थे, लाइफ जैकेट, वो तक वहाँ पर नहीं है। और ये सारी चीज़ें इन्होंने कब पास की, उस अगले दिन उन्होंने सवात में यानी कि जो इजलास उन्होंने बुलाया है और वहाँ पर सारी चीज़ें पास कर रहे हैं कि ये हमारे पास नेग्लिजेंस हुई है। और ये देखिए कि जितनी तजावजात हैं वो, मैं खुद भी वहाँ पर गया हूँ इसी इलाके में भी, यानी कि दरिया के ऊपर सारी तजावजात बनी हुई हैं। तो जब दरिया के ऊपर अब तजावजात बनी है तो वहाँ के जो लोग मकामी जो होटल्स हैं जिनके उनकी ना कोई रजिस्ट्रेशन है ना उनके पास कोई मैप है, और वो लोग दरिया के अंदर बैठकर जाकर सिस्टम कोई काम नहीं कर रहा, कोई सिस्टम यानी कि उसके अंदर जाकर बैठकर उन लोगों ने यानी कि कंटीन वगैरह बना ली, ढाबे बना लिए। और अब से ये देखिए कि इनके पास कोई मौसलती निज़ाम नहीं था, कोई ऐसा नहीं जो ये बता सकता कि बारिशें हो रही हैं, सलाबी रेला चल सकता है। वो तो देखें चोई साहब, वो वार्निंग इशू की हुई थी, दफा 144 लगाई हुई थी। इसका मतलब है कि इनको पता था कि यहाँ पे कुछ हो सकता है। अब वो दफा 144 ऐलान करने से तो नाफिज नहीं होती। और 2 घंटे का डिले भी है इसमें। कितने स्पॉट्स थे वहां पे, और फिर वो जो 2 घंटे वो वहां पे खड़े रहे, उसके बाद जो है वो जो 1122 आई उसकी भी फुटेज आ गई है। वो मेडिकल का हमला था, रेस्क्यू वाले तो वो थे ही नहीं। ये असल बात है कि वहाँ डिप्टी कमिश्नर का दफ्तर कितनी दूर है, 5 किलोमीटर। हाँ। यानी वो अगर बंदा भाग के भी जाता है उतनी देर में वापस आ सकता है इतला देके। सही, सबको इतला दी गई, 1122 इतला दी गई तो आई ना, और उनको ये बताया गया कि जनाब यहाँ लोग डूब रहे हैं, वहां पानी में फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए जो बंदोबस्त होना चाहिए था, लाइफ जैकेट्स लेके आते, जो भी जैसे वड़ाई साहब ने कहा कि ना किसी न किसी अंदाज में उन तक पहुंचाई जा सकती थी। और दफा 144 का मतलब ये होता है कि जनाब वो कागजों में जारी नोटिफिकेशन करके उसको फाइल में बंद कर देना नहीं होता, उससे आगाही देना जरूरी होता है। बल्कि इवन ये दफा 144 प्रैक्टिकली नाफिज करनी पड़ती है। बल्कि दफा 144 अगर लग जाती है तो बाकायदा मसाजिद में ऐलानात के जरिए आगाह किया जाता है लोगों को। कानून ये है। अब उस और दूसरी बात यह है कि जहाँ अगर दवा 144 लगी हो तो वहाँ कम से कम आपको पता है कि ये मकामात हैं, यहाँ ये कोई हादसा या सानिया पेश आ सकता है। वहाँ कम से कम कोई 1-2 गार्ड, 1-2 पुलिस वाले, कोई सरकारी अमला तैनात होता तो उनको रोक देता कि भाई आप नहीं यहाँ जा सकते आगे। अगर वहाँ ना जाते वो लोग, उनको तो पता ही नहीं था, वो तो मासूम लोग थे, उनका जनाब दरिया जो है वहाँ जगह है, वहाँ जाकर जनाब हम जो भी उन्होंने करना था, नाश्ता करना था या जो भी उनके एंजॉयमेंट का प्लान था वो उन्होंने करना था। अगर रोकने ही के लिए हमला होता तो शायद ये सानिया पेश ना होता। ये एक सिरीहन नालायकी आप कहेंगे, नाअहली कहेंगे। अच्छा, ये खालिद क़य्यूम साहब सुनने में आ रहा है और हमने कुछ देखे भी हैं वाक़यात के, वहाँ पे अब लोग एहतजाज कर रहे हैं, और आपको लगता है कि ये एहतजाज कारगर साबित हो सकता है? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि इस वाक़े ने जो 12 साल से वहाँ पर पीटीआई की हुकूमत थी उसकी गवर्नेंस को एक्सपोज कर दिया। और इसके साथ आपने देखा कि ये जो केपी का सूबा है ये बड़ा दहशतगर्दी के हवाले से बड़ा हिसास जो है वो सूबा है। वहाँ पर ना तो खैबर पख्तूनख्वा के जो अवाम हैं वो महफूज हैं, और ना ही वहाँ पर सेहत के लिए दूसरे सूबों से, दूसरे इलाकों से जाने वाले जो लोग हैं वो महफूज हैं। और इसलिए आने वाले वक्त में लग रहा है कि केपी हुकूमत के खिलाफ जो चार्जशीट बनेगी उस चार्जशीट में दहशतगर्दी के खिलाफ उनकी जो नहली है अब वो भी शामिल होगी, और इस तरह के जो वाक़यात हैं जिससे उनकी गवर्नेंस जो है वो एक्सपोज हुई है, और स्याह जो हैं वो वहाँ पर सेहत के लिए जो लोग गए थे उनको अपनी ज़िंदगियों से हाथ धोना पड़ा है। इस तरह के सारे वाक़यात जो हैं वो इसमें चार्जशीट में शामिल हो गए, और मुझे इस हुकूमत का अब कोई फ्यूचर जो है वो बड़ा नज़र नहीं आ रहा। मुझे तो वहाँ पर पीटीआई की हुकूमत जो है वो आने वाले वक्त में जाती हुई नज़र आ रही। चले, आप तीनों दोस्तों का बहुत शुक्रिया।
कल आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं कुछ नई खबरों और नए दोस्तों के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।